मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ मेरे प्लस कोर्सेज पे जो होता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। ये चल रहा है नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में पिछले 33 ईयर्स में फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जितने भी सवाल नीट के एग्जाम में आए सारे के सारे इस एक सिंगल वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। सारे के सारे फॉर्मूले भी रिवाइज करेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप भीषण सबसे पहले काम के बाद सारे कलरफुल नोट्स और कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिए आपको आ जाना bit.ly/physicsendgame। वहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। बदले में प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दो, शेयर करो इस पे #physicsendgame। आप मुझे टैग भी कर सकते हो और साथ में मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। उससे आपको मेरी जब भी लाइव क्लासेस होगी उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, हम लोग साथ में लाइव पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, जो कि आईफोन या iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। उसको डाउनलोड करो, उसके बाद अपना फ्री अकाउंट बनाना है। पहले तो इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट बनाओ, उसके बाद सर्च करो VIKRANT। तो आपको इस तरीके से मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। इसको टच करना है तो आपको यहाँ पर मेरी इस तरीके से प्रोफाइल मिल जाएगी। फॉलो का बटन दबा दो, प्लीज़ फॉलो कर दो, बहुत कम फॉलोअर्स हैं और नोटिफिकेशन आएगा फ्री लाइव क्लासेस का। आपको हम फिर साथ में लाइव पढ़ेंगे। आप मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस भी देख सकते हो। उसके लिए आपको पहले अपना फ्री प्लान अनलॉक करना पड़ेगा। ये एब्सोल्युटली फ्री प्लान है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा व्हाट इज़ द इनवाइट कोड। सो यूज़ माई कोड विक्रांत VIKRANT। आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। आप इस तरीके से मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस देख सकते हो, आने वाली लाइव क्लासेस देख सकते हो, साथ में ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और यहाँ पे डेटा बहुत कम कंज्यूम होता है। इसको इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये पूरा का पूरा वीडियो नहीं स्ट्रीम होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पेन के स्ट्रीम किए जाते हैं। तो बहुत कम डेटा कंजम्पशन वाला ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन साथ में और एक चीज़ है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। इंडिया की टॉप फैकल्टी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव पढ़ाती है। वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और बैचेस हर हफ्ते लॉन्च होते रहते हैं। तो आप किसी भी समय प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हर चौथी क्लास वहाँ पर डाउट क्लास होती है और आपको मिलता है एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड, जिससे आपको पता चल जाता है अच्छा मुझे इस फील्ड में थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर यहाँ पर मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कहीं और मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आपका ओवरऑल अच्छे से आपकी रैंक इंप्रूव हो पाए। बहुत सारे टेस्ट और क्विज होते हैं, तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है। आप अपने साथ के स्टूडेंट्स के बीच में देखोगे कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो आपको आपकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक पता चलती है। इसीलिए काफ़ी सारे टेस्ट देना भी ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन उसके लिए ले सकते हो, उससे आपको ये सभी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा और एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जो अनअकैडमी ऑफर करती है, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, साथ में आपको मिलता है एक स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच। पर्सनल कोच एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है। तो आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी दुविधाएं आपके मन में जो होती होंगी, जिनको इस तरीके से हम यूट्यूब पे सॉल्व नहीं कर सकते या फिर कहीं और सॉल्व को नहीं कर पाते, तो आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप के जरिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। बहुत बार डाउट होता है किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी थी। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आई सजेस्ट, अगर आपको ये मिलता है तो आपको ये ले लेना चाहिए। इफ यू कैन टेक इट, गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। कैसे लोगे आप, प्लस या आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी ऐप पर ही। और कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, 2 साल का ले सकते हो या 1 साल का ले सकते हो, या समय कम है तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, प्लीज़ यूज़ माई कोड VIKRANT टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और इसी के साथ हम लाइव पढ़ेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे यूज़ माई कोड विक्रांत। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? देखो, हमारे पास कभी भी अगर इस तरीके से मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम B वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बीच में हमारे पास कोई भी एरिया है, एक एरिया A। अब एरिया भी वेक्टर होता है। मान लो ये अगर हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर होगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। तो जो फ्लक्स डिफाइन किया जाता है वो इस तरीके से होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू B.A, या फिर वही हो जाता है BA cos थीटा। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, उसी का क्वांटिटेटिव नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं आने वाली है। इस तरीके से हमारे पास फ्लक्स निकलता है। फ्लक्स की यूनिट हो जाती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। B होता है मैग्नेटिक फील्ड, A होता है एरिया, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर इसी की और एक यूनिट है वेबर, इसे बोला जाता है WB। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर is placed in a uniform magnetic field of induction
1/pi Weber per meter square in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with B यानी कि magnetic field. The magnetic flux at linked with the disk is. तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होने वाला? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. सॉल्व करते हैं. मान लो हमारे पास इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड B. हमसे बोला गया कि हमारे पास एक डिस्क इस तरीके से रखे कि उसके एक्सिस का एंगल है 60 डिग्री. तो पहली बात तो उसके एक्सिस का मान लो हमारे पास ये एंगल बना दिया हमने 60 डिग्री. ये है एंगल 60 डिग्री. ऐसा हमारी डिस्क का एक्सिस है. तो डिस्क एक्चुअली कुछ इस तरीके से रही होगी. डिस्क के सेंटर में से इस तरीके से उसका एक्सिस जाता है. हमारे पास एरिया वेक्टर भी उसके एक्सिस के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होता है. एरिया अगर इस तरीके से है, अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर इस तरफ होता है. तो हमारे पास यहाँ पर सीधे सीधे जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हो जाता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए कॉस 60 डिग्री. यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है. इसका कई बार ध्यान रखना होता है. हमें अगर बोल देते कि इसके प्लेन का एंगल 60 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री होता तो हमारे पास जो थीटा में लेना होता है उसकी वैल्यू 30 डिग्री लेनी होती है. ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात कर रहे थे वहां पर. यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यूज रख दो. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1/पाई, एरिया की वैल्यू हो जाती है पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2. पाई से पाई कट गया, इसका वैल्यू आ जाती है 0.04/2 यानी कि 0.02 वेबर. आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. फ्लक्स से रिलेटेड बस एक ही सवाल पूछा गया अभी तक नीट में. अगला सवाल देखते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि कभी भी हमारे पास किसी भी लूप में अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो उसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होता है. ये फैराडेज लॉ था. लेंजेस लॉ ने उसने हमें डायरेक्शन दे दिया कि ये नेगेटिव होता है. तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं ई या एप्सिलॉन, आप जो भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ फाई बी अपॉन डी टी. फाई बी क्या है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके रेट ऑफ चेंज का नेगेटिव ही ईएमएफ होता है, उसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं. अगर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल नहीं है, तो डी टी को हम डेल्टा टी कर देंगे और डी फाई को हम डेल्टा फाई कर देते हैं. बहुत ही सिंपल. इसी तरीके से अगर हमारे पास एक ऐसी कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ लूप्स हैं और एक लूप के कारण अगर हमारे पास 5 फ्लक्स आता है तो n नंबर ऑफ लूप्स के कारण n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसी तरीके से ईएमएफ भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है. सेम चीज़ है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस n नंबर ऑफ टर्न्स के कारण यहाँ पर n का फैक्टर आ जाता है. अच्छा, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि ये जो फ्लक्स में चेंज हो रहा था वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा. उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? वो इस तरीके से करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा कि उससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस फ्लक्स में जो कमी आ रही थी या बढ़ रहा था, जो भी चेंजेस आ रहे थे, उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगा. ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे. क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई एज शोन. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता हुआ जा रहा है. The ABCD is a coil adjacent to the path of the electron. Okay, ये हमारे पास एक coil है. What will be the direction of current, if any, induced in the coil? पहली बात तो इसमें करंट आएगा क्यों? करंट इसलिए आएगा क्योंकि देखो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता हुआ जाएगा. मूविंग चार्ज है वो, मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रिएट करते हुए वो जाएगा. उसके कारण यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी. अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो हमारे पास ईएमएफ जनरेट होता है. उसी ईएमएफ से जनरेटेड कुछ ऑप्शंस है. प्लीज वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. सोल्यूशन देखते हैं. हमारे पास अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है. अच्छा, नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट होता है. तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर करंट इस तरीके से होगा. और करंट की वैल्यू यहाँ पर देखो, इस वक्त जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण हम मान सकते हैं यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में ऐसे करंट था. फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहा होगा, हम मान लेंगे यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में करंट था. तो हमारे पास जब भी करंट होता है उसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है. अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा? यहाँ पर मान लो इस दिशा में हमारे पास करंट है, ये हमारे पास करंट आ जाता है. तो राइट हैंड रूल के हिसाब से हमारे पास इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगी, यहाँ से ऐसे, है ना. यहाँ पर जाएगा अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, यहाँ पर आएगा आउट ऑफ द प्लेन. इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है.
अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से पास आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पर तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि क्या ही मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, जो भी वैल्यू अब बढ़ेगी, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना चाहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लक्स बढ़ाना चाहता है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो बोलेगा कि नहीं, फ्लक्स को बढ़ने नहीं देंगे हम, कुछ इस तरीके से वहां पर करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। फिर एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है, इलेक्ट्रॉन जब आगे निकलेगा और मान लो फिर इनफाइनाइट पे चला गया, तो यहाँ पे फिर से फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इस लूप को देखो, लूप में पहले जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो फ्लक्स की कुछ वैल्यू रही होगी, फिर बाद में वैल्यू जीरो हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया, तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है। अब यहाँ पर करंट इस तरीके से होगा कि वो फ्लक्स को कम नहीं होने देगा, पहले फ्लक्स को वो बढ़ने नहीं दे रहा था, अब फ्लक्स को कम नहीं होने दे रहा है, तो इसका मतलब वहां पर जो करंट का डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होता है द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 800 turn coil of effective area 0.05 square meter is kept perpendicular to a magnetic field 5 into 10 raised to power minus 5 Tesla. When the plane of the coil is rotated by 90 degree around its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास 800 टन की कॉइल है जिसका एरिया है 0.05 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है b, तो इसकी वैल्यू आ जाती है n की वैल्यू है 800 इंटू एरिया की वैल्यू है 0.05, और b की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। सारी की सारी SI यूनिट्स है। फिर उसके बाद क्या किया है कि व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, तो देखो पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था और हमारा जो एरिया वेक्टर था वो भी इस तरफ था, एरिया वेक्टर। ठीक है, दोनों एक तरफ पॉइंट कर रहे थे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, एरिया उसके परपेंडिकुलर था, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड एरिया में से निकल रहा था। अब हमने क्या किया कि उसको 90 डिग्री घुमा दिया है बाद में इस तरीके से, एरिया को 90 डिग्री घुमा दिया, तो इनके बीच का जो एंगल है वो हो गया है 90 डिग्री। हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता था, A डॉट बी, तो वो हो जाता था ए बी कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। इफेक्टिवली आप ऐसा देख सकते हो कि हमने एरिया को 90 डिग्री घुमा दिया है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से नहीं जाने वाली है। तो फाइनली हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू इतनी थी, फिर हमारे पास कुछ फाइनल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाती है जीरो। तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ डेल्टा फाई, यानी चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, वो हो जाता है 800 इंटू 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाता है 40000, है ना। 8 5 are 40 इंटू 0.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, इतना हमारा फ्लक्स चेंज होने वाला है। ओके, हमें पता है कि हमारा जो EMF इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस डी फाई बाय डी टी। अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो डी फाई और डी टी की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं एवरेज आउट करके डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हम माइनस का साइन भी अभी हटा देंगे, हमसे सिर्फ EMF का मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन के हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो हम माइनस को ड्रॉप कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाता है 440,000 इंटू 0.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 अपॉन टाइम कितना लगा है 0.1 सेकेंड। तो ये 0.1 और ये सारे के सारे जीरो इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाता है 4 इंटू 0.05 0.2 नहीं आ रहा है यार, कुछ और आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 800 इंटू 0.05, 800 इंटू 5 कितना था 40,000, ये 4,000 होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। A magnetic field of 2 into 10 raised to power minus 2 Tesla acts at right angles to a coil of area 100 square centimeter with
50 turns. The average EMF induced in the coil is 0.1 voltage when it is removed from the field in t second. The value of t is, अगेन पिछले सवाल जैसा ही क्वेश्चन हो गया ये। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, EMF की वैल्यू होती है -d∅/dt। अगर हम सिर्फ साइन की बात करें और हमसे एवरेज करके वैल्यू पूछी गई है टाइम इंटरवल t के अंदर, तो हमारे पास इनिशियली देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ एरिया है, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, कुछ इनिशियल फ्लक्स रहा होगा, बाद में उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया है तो उसके पास फ्लक्स फाइनली जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ईएमएफ की वैल्यू हमें दी हुई है कि 0.1 वोल्ट इंड्यूस हुआ था, विच इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 टर्न्स हैं, एरिया की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 10⁻⁻⁴। सब कुछ हमें ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करो। 50 इंटू एरिया इंटू हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय टाइम है t सेकेंड। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 100 से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 2 इंटू 50 हो जाता है 100, 100 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाता है 0.01 इज इक्वल टू t अपॉन 0.1। इसकी वैल्यू हो जाती है 0.1 सेकेंड। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारी बार नीट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular coil of 20 turns and area of cross section 25 square centimeter has a resistance of 100 ohm. If a magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes at a rate of 1000 Tesla per second, the current in the coil is। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ गया है यहाँ पर। हमारे पास देखो, हमारे पास जो EMF इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू -d∅/dt। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, फ्लक्स की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया और उसके परपेंडिकुलर वाला जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो। सभी वैल्यूज को यहाँ पर रख दो। देखो तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स ये तो कांस्टेंट रहने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है, हमें दिया है कि कॉइल चेंजेस एट अ रेट ऑफ 1000 टेस्ला पर सेकेंड। फाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो हमारे पास एन और ए बाहर आ जाएगा, माइनस भी रह जाएगा, अंदर बचता है dB/dt। ये हो गया हमारा EMF। EMF एक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम क्या लग सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर करंट इंटू रेजिस्टेंस, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अच्छा, मुझसे डायरेक्शन नहीं पूछा, मुझसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये -p मैं हटा दूंगा। अब बस हमें वैल्यूज रखते जाना है। n की वैल्यू है हमारे पास 20 टर्न्स हैं, एरिया की वैल्यू है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको 10,000 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर मीटर में आ गया। dB/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है, उसकी वैल्यू थी 1000 टेस्ला, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1000 टेस्ला पर सेकेंड इज इक्वल टू करंट हमें पता करना है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, एक से ये कट गया, हमारे पास 25 इंटू 2 हो जाता है 50, 50 डिवाइडेड बाई 100, आई की वैल्यू हो जाती है 0.5 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. If the magnetic flux phi linked with the coil varies with time t as phi is equal to 50 t square plus 4, the current in the coil at t is equal to 2 second is। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट यूज हुआ है। हमारे पास देखो, हमारे पास जो EMF होता है उसकी वैल्यू होती है -d∅/dt। तो हमें फाई की वैल्यू दी हुई है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है 2 सेकंड पर, फिर उसमें आप t की वैल्यू रख दोगे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको EMF पता चल जाएगा, और EMF पता चल जाएगा तो EMF इज इक्वल टू I इंटू R करके आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो EMF इंड्यूस हो जाता है वो हो जाता है d∅/dt। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है।
हमारे पास जो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है ना, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स की हमें ज़रूरत नहीं है, पूरी ही कॉइल का जो भी फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। तो हम वो वैल्यू रख देंगे d/dt, अंदर है 50t² + 4। तो हमारे EMF की जो वैल्यू आएगी, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो आ जाएगा 50t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, ये 2 बाहर आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वो 100t। और ये जो 4 है ये तो एक कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास ये EMF जो इंड्यूस हुआ है वो आ गया, जो कि वोल्ट में होगा। EMF एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एट 2 सेकेंड उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये जो EMF का फॉर्मूला है इसमें t की वैल्यू 2 रख दो तो हमारे पास आ जाता है 200 वोल्ट। करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो हो जाएगा 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम, इसकी वैल्यू आ जाती है 0.5 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field B is equal to 0.025 Tesla with its plane perpendicular to the loop। ठीक है, the radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 millimeter per second. The induced EMF when the radius is 2 centimeter is। ये अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इसमें देखो हो क्या रहा है, अभी तक हम फ्लक्स की वैल्यू चेंज कैसे करते थे, या तो हमारे पास मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हम एरिया को घुमा देते थे तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती थी, या फिर हम इस एरिया को उस फ्लक्स वाले इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल देते थे तो फिर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती थी वहां पर। इस तरीके से हम फ्लक्स की वैल्यू चेंज करते थे। अब इन्होंने क्या किया, हमारे पास एक रिंग है जिसका हम रेडियस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एक कांस्टेंट रेट से रेडियस चेंज हो रहा है। तो अगर रेडियस की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो उसका एरिया बदलता जाएगा, एरिया बदलता जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू बदलती जाएगी, तो कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस होने वाला है। तो हमें पता करना है कि वो EMF कितना इंड्यूस हो रहा है जिस वक्त हमारा रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है B इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.025, एरिया की वैल्यू हो जाती है πr²। ठीक है, हमारे पास जो EMF इंड्यूस होता है वो होता है -d∅/dt। यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है वो रेडियस का फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर भी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इस पूरे के पूरे फ्लक्स को, यानी कि इसे आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये सारी की सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज बाहर आ जाएंगी 0.025 पाई। फिर r² को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो जाता है 2r/dt। ये आ गया हमारा EMF। अब dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वो हमें दी हुई है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो उसको पहले तो मीटर पर सेकेंड में लेके आओ, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.025 पाई इंटू 2 इंटू r इंटू 0.001 मीटर पर सेकेंड। सारी की सारी चीजें ऐसा यूनिट में आ गई। हमसे पूछा था इंड्यूस्ड EMF व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अरे यार, इस 2 सेंटीमीटर को फिर से मीटर में लेके आ जाओ, तो हमारा जो रिक्वायर्ड EMF है, यहाँ से माइनस का साइन हमने हटा दिया क्योंकि हमें सिर्फ वोल्टेज में वैल्यू पता करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे कभी। इसकी वैल्यू आ जाती है 0.025 पाई 2, r की वैल्यू यहाँ पर जो रेडियस है उसकी वैल्यू 2 की जगह हम 0.02 मीटर लिख देंगे इंटू 0.001। यहाँ पे 25 है, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100 हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा 100 पाई। और 10 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 -5 -8, 10 रेज़ टू पावर -8। इसको आप लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर -6 पाई, या फिर इसको लिख सकते हो आप म्यू पाई वोल्ट्स। म्यू पाई वोल्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था और एग्जैक्टली ऐसा सवाल रिपीट हुआ है। देखो, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पूरा का पूरा जो प्लेन है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन में से निकल रहा है, हमें कॉस थीटा वगैरह कंसिडर करने की जरूरत नहीं है,
हमारे पास द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। पिछले सवाल में 1 मिलीमीटर पर सेकेंड पे श्रिंक हो रहा था, इस बार 2 मिलीमीटर पर सेकेंड पे श्रिंक हो रहा है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर इज। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह ही हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है उसकी वैल्यू हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। उसकी वैल्यू हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.04, एरिया की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम माइनस का साइन हटा दें क्योंकि हमें अभी डायरेक्शन नहीं देखना है तो उसकी वैल्यू हो जाती है डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.04 पाई 2r dr बाई डी टी। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज रख दो, ऐसा यूनिट में करके रखनी है। 0.04 एज इट इज आ जाएगा, पाई एज इट इज आ जाएगा, 2 ऐसे क्या आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू किस वक्त पूछा हमसे, जिस वक्त रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, 0.02 इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी हमारे पास है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.002 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एसआई यूनिट यानी कि वोल्ट में हमारे पास ईएमएफ आने वाला है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर कितना है -2 -4 और -3 -7 10 रेज टू पावर -7 वोल्ट। या फिर इसी को आप लिख सकते हो 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Faraday's law are consequences of conservation of। ये सवाल में कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं। Faraday's law is consequence of conservation of energy। आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। वैसे Faraday's law होता क्या है कि अगर किसी भी लूप में फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो EMF इंड्यूस होगा। ये है Faraday's law, यानी कि EMF इंड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स। फिर आते हैं हमारे लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ में आ जाता है यहाँ पर एक माइनस का साइन लग जाता है, हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिल जाता है कि EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ हमारे पास ये होते हैं। टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है? हमारे पास EMF इंड्यूस होता है फ्लक्स चेंज होने से। क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब हमारे पास मान लो कोई लूप है, उस लूप में EMF इंड्यूस होगा तो उस लूप का कुछ अगर उसमें सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो वहां पर हमारे पास करंट होगा। करंट होगा किस तरीके से? ये जो EMF है वो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I टाइम्स R। अब देखो यहां पर मैं dt को दूसरी तरफ ले जाता हूं, R कांस्टेंट होता है किसी भी लूप के लिए तो R बाहर हो जाएगा, हमारे पास आ जाता है डी फाई का इंटीग्रल इज इक्वल टू R इंटीग्रल I dt। डी फाई का जो इंटीग्रल होगा यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पर इनिशियल फ्लक्स सिर्फ फाइनल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी चेंज हुई तो चेंज इन फ्लक्स हो जाता है, आर एज इट इज आ जाता है। और इंटीग्रल आई डी टी, आई क्या होता है? आई की वैल्यू होती है डी क्यू अपॉन डी टी। उसको आप डी टी से कर दोगे इस तरीके से, ये कट जाएगा, हमारे पास बचता है सिर्फ डी क्यू। इंटीग्रल डी क्यू हमारे पास आता है टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है। ये है हमारे पास डी फाई, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो वो जाता है हमारे पास इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स, तो यहाँ पर आ जाता है डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स कितना होता है। यहाँ पर देखो क्या है, आर एज इट इज बाहर आ गया है, आई डी टी, आई होता है डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो चीज़ होती है, इनटू डी टी था यहाँ पर, तो डी टी से डी टी कट जाता है, सिर्फ हमारे पास अंदर बचता है इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना उस लूप में फ्लो हुआ है वो वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, कितना चार्ज उसमें फ्लो हो गया है लूप में फ्लक्स के कारण, और उसकी वैल्यू आ जाती है डेल्टा फाई अपॉन आर। जितना भी फ्लक्स चेंज हुआ है उसको आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो मूव किया होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमें लगता है कि जो EMF इंड्यूस होता है वो तो डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से रिलेटेड होता है, तो क्या चार्ज भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से रिलेटेड होगा? लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ अमाउंट ऑफ टोटल फ्लक्स में चेंज और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाता है द टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही रिपीट हुआ है 1992 में, पिछला 1990 में आया था। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स से नहीं फर्क पड़ता, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स से भी नहीं फर्क पड़ता। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से पता चलता है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आएगा वो पता चलता है टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से, सी से। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस R। दिस इज आवर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन अ टाइम डेल्टा t। Then the total quantity of electric charge Q that passes any point in the circuit during the time delta t is represented by। अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसका आंसर आने वाला है सी। इसको हम एज इट इज मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज लूप एज शोन इन द फिगर। कोई सा भी लूप है, अगर ऐसा ही लूप बनाना था तो बनाया ही क्यों, मतलब कोई भी रैंडम लूप हो सकता है। तो एन ईएमएफ V वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द लूप। ठीक है, द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q कूलम वंस अलोंग द लूप इज। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है एक्चुअली इसका। अगर हमारे पास इस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है V, और पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हम इस तरीके से चार्ज को मूव करते हैं, तो जो वर्क डन किया जाता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, Q इंटू V। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो QV इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 raised to power 4 turns per meter। ठीक है, at the center of the solenoid a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed। तो हमारे पास एक बड़ी solenoid है और एक फिर छोटी solenoid है उसके अंदर, with its axis coinciding with the solenoid। बड़ी वाली जो solenoid है उसकी axis है। The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 ampere from 4 ampere in 0.05 second। If the resistance of the coil is 10 pi square omega, the total charge flowing through the coil during the time is। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है, हमारे पास एक बड़ी सी ऐसे सोलेनॉइड है, ठीक है, बहुत बड़ी सोलेनॉइड है, उसके अंदर कहीं पर एक इस तरीके से लूप रखा हुआ है। ओके, हमारे पास रखा हुआ एक लूप। अब इस कॉइल का जो करंट है वो चेंज होगा, इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सोलेनॉइड के कारण B की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी। देखो इनिशियली कुछ फ्लक्स होगा, बाद में फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है, और उसके कारण हमारे पास कुछ चेंज इन फ्लक्स आ जाता है। तो अगर हमसे सिर्फ चार्ज की बात की जाए तो चार्ज की वैल्यू हो जाती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स किसका, इस छोटी वाली कॉइल की बात हो रही है। छोटी वाली कॉइल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा डिवाइडेड बाय इस छोटी वाली कॉइल का जो भी रेडियस है। फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है B इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया। ये B है ड्यू टू सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जिसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई होती है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इस छोटी वाली कॉइल के, और एरिया भी इसी का, तो इसके अंदर का इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल टोटल फ्लक्स हमारे पास आ गया। फाइनल टोटल फ्लक्स की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या चीज हो गई, ये चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आ गई। इसको हमें डिवाइड कर देना है रेजिस्टेंस से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस अब वैल्यूज रखते जाते हैं। B की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर इतना हैज 2 इंटू 10⁻⁴ टर्न्स पर मीटर, तो n की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻⁴ टर्न्स पर मीटर। और करंट की वैल्यू कितनी थी, इनिशियली करंट की वैल्यू थी, करंट की वैल्यू कितनी है, इनिशियली थी 4 एम्पियर इंटू 4 इंटू
नंबर ऑफ टर्न्स, अभी n की वैल्यू पता करनी, ये हमारा b आ गया। n की वैल्यू कितनी है? हमारे पास जो कॉइल है 100 टर्न्स, n की वैल्यू आ जाती है 100, और एरिया की वैल्यू हो जाती है पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू है 0.01, 0.0001। हमारे पास एरिया आ गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस इज 10 पाई स्क्वायर ओमेगा, 10 पाई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, हमारे पास पाई से पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वैल्यूज देखते जाओ। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 इंटू 4 32। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 32 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? -7 है, फिर +4 होगा तो -3 बचेगा, फिर +2 होगा तो -1 बचेगा, फिर -4 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा तो फिर से आ जाएगा -6। हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज हमारा फ्लो होने वाला है अंदर वाली कॉइल में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। In a coil of resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in figure as function of time t. The magnitude of change in flux through the coil in Weber is। बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास देखो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस हम ड्रॉप कर सकते हैं। ईएमएफ की वैल्यू हो जाती है आई इंटू आर, ठीक है, डी फाई बाई डी टी है। अगर हम यहाँ पर डी टी को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है? डी फाई इज इक्वल टू आर इंटू आई डी टी। हमसे पूछा है, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे कि टोटल चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी रही होगी, तो हो जाता है आर इंटू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। ये क्या चीज़ होता है इंटीग्रल आई डी टी? अगर हमारे पास करंट और टाइम का कुछ ग्राफ है तो उसका जो एरिया होगा वही तो होता है आई डी टी। तो हमारे से ये वाला जो एरिया है वो वैल्यू हमें यहाँ पर रख देनी है। दिस इज एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 10 ओम और एरिया की वैल्यू हो जाती है हाफ इंटू 4 इंटू 0.1। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.1, इसकी वैल्यू हो जाती है 2। और क्योंकि हमसे ये पूछा है चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स यूनिट देखो हमने सब एसआई में डाला, तो फ्लक्स यूनिट होती है वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? जब भी हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास इनटू द प्लेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास मान लो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा से एक तार है जिसको हम इस दिशा में वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उस ईएमएफ का कुछ बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ, यानी इसकी लंबाई ऐसे हो सकता है 6 मीटर का तार हो, लेकिन हमें ये वाली लेंथ देखनी है, ठीक, ये वाली लेंथ देखनी। और ये वी भी हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कौन सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और इस लेंथ के परपेंडिकुलर हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो उससे हमारे पास आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ये हमारे पास कंप्लीट ऐसे लूप होता, पूरा का पूरा लूप होता, तो हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ है ना, वो वैल्यू 0 हो जाती। देखो यहीं से शुरू होता, ऐसे लूप जाता कुछ और इस तरीके से यहीं पे आ जाता। तो लूप के अंदर हमारे पास ये L की वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए किसी भी लूप के लिए अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके लिए EMF की वैल्यू 0 आ जाती है। ये तो हुई अगर हमारे पास कोई कंडक्टर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, लेकिन हो सकता है कई बार हमारे पास इस तरीके से रॉड हो जो इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी से। इस केस में हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू हो जाती है हाफ बी ओमेगा एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है?
सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है मान लो है, तो हमारे पास ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बीच में इंड्यूस ईएमएफ है। अगर हमसे पूछे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, तो उसमें आपको लगाना है फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक एक बार, यहाँ से यहाँ तक दूसरी बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इन दोनों के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और हमारे पास ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं वहाँ पे हम देख लेंगे। देखो कैसे देखेंगे, मान लो हमारे पास ये तार इस तरीके से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, तो अपनी उंगलियों को इनटू द प्लेन इस तरीके से करता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरा प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है तो इनटू द प्लेन कर दिया। वेलोसिटी जिस दिशा में है उस दिशा में आपका अंगूठा आएगा, यहाँ पर मुझे वेलोसिटी ऊपर जाते हुए दिख रही है, आप भी देखो किस दिशा में आपको जाता हुआ देखो। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इस तरफ, तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, यानी कि ये साइड हमारी पॉजिटिव साइड आ जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज इस तरफ आया होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव हुए होंगे, तो हमारे पास इस तरीके से ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, यहाँ पर देखो हम इसे इस तरीके से घुमा रहे हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग जाएगा इस दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी तो फोर्स इधर, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो फोर्स इधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे, नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएंगे। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, लेकिन हम इफेक्टिवली मान सकते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। वैसे खुश हो जाओ, आपसे पूछा नहीं जाता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ हमसे तो मैग्नीट्यूड पूछा जाता है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, a thin semicircular conductor ring PQR of radius r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B। तो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये इस तरीके से नीचे गिर रही है। The potential difference developed across the ring when its speed v is, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ कौन सी है, ये वाली। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। यहाँ पर बी तो बी है, लेंथ कितनी है 2r। कुछ लोग पाई आर इस लेंथ को ले सकते हैं लेकिन वो गलत होगा, हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट इस तरीके से डिस्टेंस लेना होता है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स r, r प्लस r 2r। v वेलोसिटी थी तो हमारे पास वेलोसिटी v है, तो आंसर आ जाता है 2brv। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, 2brv वाला एक ही ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पर तुरंत डी मार्क कर दिया। अब हमसे पूछा है r इज एट हायर पोटेंशियल, दूसरा ऑप्शन हो सकता था p इज एट द हायर पोटेंशियल। तो डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, देखो हमारे पास जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है उस दिशा में अपनी उंगलियों को करो, इनटू द प्लेन यहाँ पे मुझे जाता हुआ दिख रहा है तो इनटू द प्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद जिस दिशा में वेलोसिटी है उस दिशा में अंगूठा ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी किस तरफ है, वो फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, वेलोसिटी है ऐसे वी। इनटू द प्लेन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी नीचे की तरफ मैंने बना दी है, तो आप इसको ऐसे देखो ना, आपको ऐसे दिखेगा, सॉरी ऐसा दिखेगा। इनटू द प्लेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो इस दिशा में हमारे पास इस दिशा में पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगेगा, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाने लगेगा, राइट। इस बार फिर से चेक कर लूँ, हाँ राइट, ऐसे ही जा रहा है, तो हमारे पास ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये साइड नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। आर साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब आर इज एट हायर पोटेंशियल, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर is moving with a speed of 7 meter per second perpendicular to a magnetic field of intensity 0.9 Weber per square meter. The induced EMF across the conductor is, straightforward formula based question है। EMF is equal to BLV। वैल्यूज इस तरीके से दी हैं कि सब परपेंडिकुलर चल रही है चीज़ें आपस में, मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास B की वैल्यू है 0.9, लेंथ की वैल्यू है 0.4, स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये होता है 7 इंटू 4 होता है 2.8 इंटू 0.9, तो ये 2.8 से वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। यहाँ पर ऑप्शन देख के पता चलता है वो वाली वैल्यू है। बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज बी, इसकी वैल्यू है 2.52 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर is rotated
with constant angular velocity of 10 radian per second in a region of magnetic field of 0.1 Tesla, which is perpendicular to the plane of the wheel. The EMF generated between its center and the rim is. बहुत अच्छा सवाल है। ये रोटेशनल ईएमएफ वाला जो हमारा रोटेशनल मोशन वाला ईएमएफ है उस पर बेस सवाल है। हमारे पास एक साइकिल का व्हील है, यहाँ पर उसका सेंटर होगा, ये इस तरीके से घूम रहा है ओमेगा से, यहाँ पर कुछ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इसकी वैल्यू बी है। हमें पता है कि अगर ये यहाँ पर इस तरीके से घूमता है तो सेंटर और इसके सर्कमफेरेंस के बीच में कुछ हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है एल, या फिर आप इसको आर बोलोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। सीधे सीधे वैल्यूज रख देनी है। हाफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.1, ओमेगा की वैल्यू है 10 और लेंथ की वैल्यू है 0.5, यानी उसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 1/8 वोल्ट विच इज इक्वल टू 0.125 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A conducting square frame of side A and a long straight wire carrying current I are located in the same plane as shown in the figure। तो हमारे पास ये एक इस तरीके से स्क्वायर लूप है और इस तरीके से इसमें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट I है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है तो पहली बात तो इसके कारण यहाँ पर इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड रूल लगाओ इस तरीके से, जिस दिशा में वायर का करंट है तो ऐसे हमारे राइट हैंड से घूमेगा और हमारे पास यहाँ पर इनटू द प्लेन इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ जाने वाला है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूरे में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस कम था। और हमारे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πd, ये वाला डिस्टेंस या फिर ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। ओके, हमारे पास देखो इस लूप में 4 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस सेगमेंट को हम इस दिशा में मूव करा रहे हैं। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन था, वेलोसिटी इस दिशा में, लेकिन इसकी जो लेंथ है, ये ओवरऑल लेंथ, ये लेंथ इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होने वाला है। इसमें कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसमें भी कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। पहले उन ईएमएफ का डायरेक्शन देखते हैं। इस वाली को देखो, इस वाली को हम लेके जा रहे हैं दूर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अपनी लाइन की तरफ उंगलियों को करो, इनटू द प्लेन, यानी कि ये इनटू द प्लेन आपने कर लिया। फिर वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ वेलोसिटी है, राइट। ऊपर की तरफ इसमें पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगेगा तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बनेगा इस तरीके से। ओके, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, नीचे की तरफ हो जा रही है वेलोसिटी, हाँ सेम चीज यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर भी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, BLV। बी दोनों केस में अलग है, एल और वी तो दोनों केसेस में सेम है। तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस बनाया, यहाँ पे 2 प्लस बना दी, यहाँ पे 1 माइनस बनाया, यहाँ पे 2 माइनस बना। हमें बताना है कि टोटल ईएमएफ कितना होने वाला है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो ईएमएफ यहाँ वाला जो होगा माइनस कर दो उसमें से यहाँ वाला, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पता करते हैं हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ईएमएफ विल बी BLV1, ये B1 बोल दूं उसको मैं, यहाँ वाले को 1 पॉइंट बोल देता हूँ, यहाँ वाले को 2 पॉइंट बोल देता हूँ। B1LV माइनस B2LV। अब देखो ये L और V दोनों में कॉमन है, L और V को हम बाहर निकाल सकते हैं। हमें इफेक्टिवली पता क्या करना है, B1 माइनस B2। एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी, LV को आप कॉमन निकाल दो, अंदर बचता है B1 माइनस B2।
B1 क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये वाला डिस्टेंस है हमारा x, ये वाला है a/2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, x माइनस a/2। एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी LV। म्यू नॉट आई को भी आप बाहर निकाल सकते हो, अंदर हमारे पास बचता है 1/x माइनस a/2 माइनस 1/x प्लस a/2। ओके ओके ओके, यहाँ पर हम ले लेंगे LCM, तो हमारे एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, देखो 2 भी ऊपर चला जाएगा और हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है 2LV म्यू नॉट आई। नीचे अब यहाँ से मल्टीप्लाइड में जो चीज़ है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ LCM लेकर के। यहाँ पर हमारे पास बचता है 2x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस ए। दोनों साइड के जो डिनोमिनेटर में चीज़ थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस ए माइनस 2x माइनस ए। सबको क्लियर? यहाँ पे 2x से 2x कट गया, a और a इस तरफ आ जाता है, हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है 2LV म्यू नॉट आई a अपॉन 2x माइनस ए 2x प्लस ए। तो हमारे पास सभी चीज़ें यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, सभी चीज़ें कांस्टेंट है। वेरी कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ x, यानी कि इसका, इस लूप के सेंटर का इस वायर से डिस्टेंस कितना है, सिर्फ वो चीज़ वेरी कर रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू सिर्फ नीचे वाली चीज़, विच इज दिस। ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था, कैलकुलेशन देखने में थोड़ी मुश्किल लग रही है लेकिन एक्चुअली उतनी मुश्किल है भी नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास टॉपिक आ गया है एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होता है, देखो हमारे पास मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में अगर मैं इस तरीके से कोई मैग्नेटिक प्लेट को लेके आऊँगा तो प्लेट के अंदर तो देखो अलग अलग EMF जनरेट होंगे, और EMF जनरेट होंगे तो उसमें बड़े बड़े लूप में इस तरीके से करंट घूमने लगता है। करंट घूमने लगता है तो I²R के हिसाब से वो वहाँ पर हीट डिसिपेट करने लग जाता है। हीट डिसिपेट करता है, लेकिन वो हीट के लिए एनर्जी कहाँ से आई, तो इसके मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी थी या कोई भी एनर्जी होती है उसको वो कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में, और यहाँ पर ये प्लेट थोड़ी सी गर्म हो जाएगी और इसका मोशन भी स्लो हो जाएगा। तो आप इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर इसके मोशन में लग गए ब्रेक्स और हमारी ये प्लेट गर्म भी हो जाएगी। तो यही होता है एडी करंट्स। अब इससे बचें कैसे, तो यहाँ पर देखो बड़े बड़े लूप्स में EMF तो इंड्यूस होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कट मार दूँ इसमें ऐसे, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा उतने बड़े लूप में, राइट। करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमारे पास उतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसमें देखो प्लेट में हमने बहुत सारी ऐसे ऐसे कट्स लगा दिए हैं। तो अब यहाँ पे बड़े बड़े लूप्स में इस तरीके से हमारे पास करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। अगर करंट फ्लो होगा तो ऐसे छोटे छोटे लूप्स में फ्लो होगा, तो उसका इंड्यूस्ड EMF बहुत ही छोटा होता है, रेजिस्टेंस बड़ा हो जाता है रिलेटिवली, तो हमारे पास उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। हमने हीटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज कर दिया है, एब्सोल्युटली जीरो तो नहीं कर पाते हैं लेकिन काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ऐसे आप जनरली देखोगे कि बार मैग्नेट्स में या फिर हमारे ट्रांसफार्मर्स में या पंखे की मोटर में भी इस तरह के एक बड़ा मेटेलिक कोर लेने की बजाय हम लैमिनेटेड कोर लेते हैं, जिसमें अलग अलग लेयर्स में मेटल को रखा जाता है ताकि आपस में करंट फ्लो ना हो। सेम इफेक्ट हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड सिर्फ एक सवाल अभी तक नीट में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। पहला है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस आपने देखा होगा घर में जो इंडक्शन कुकर होता है उसमें होता ही कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे एक नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, उसके ऊपर एक पतीला इस तरीके से रखा जाता है जिसमें एक ऐसी मेटल हो जहाँ पर एडी करंट्स ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पैदा कर पाए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इंडक्शन कुकर के ऊपर हर एक बर्तन रखोगे तो काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग से स्पेशल हमें बर्तन यूज़ करने पड़ते हैं जिसमें नीचे एक अलग तरीके का कुछ अलॉय चिपकाया जाता है। तो इंडक्शन फर्नेस में यूज़ किया जाता है एडी करंट्स टू। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, तो जैसे अभी हमने देखा था कि वो इस तरीके से पेंडुलम की तरह हमारी जो स्ट्रिप थी
उसमें भी एडी करंट के कारण वो भी ब्रेक लग जाते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक ब्रेकिंग जब ट्रेन में यूज़ की जाती है वहाँ पर भी एडी करंट्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या एडी करंट्स का यूज़ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में एडी करंट का यूज़ डायरेक्टली तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें एडी करंट्स के कारण बहुत ज़्यादा हीटिंग ना हो जाए, तो इसीलिए वहाँ पे एडी करंट वाले कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ यूज़ तो होता ही है। वहाँ पर हम लैमिनेटेड कोर्स यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी एडी करंट का कुछ ना कुछ यूज़ है। लास्ट रहता है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। यहाँ पर एडी करंट का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पर I²R वाला फॉर्मूला लगता है और इसीलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। एडी करंट से रिलेटेड एक ही सवाल नीट में पूछा गया है। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अ रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप all in xy plane are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity v is equal to vi cap। देख के बहुत ही खतरनाक सा सवाल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल है। देखो इसमें हो क्या रहा है, एक्स वाई प्लेन है तो पहले मैं एक्स एक्सिस इधर बना देता हूँ, वाई एक्सिस मैं इस तरफ बना देता हूँ और वाई एक्सिस इस तरफ हो गया है। ऑल राइट, यहाँ पर हमारे पास सबकी वेलोसिटी वी आई कैप, यानी सारे के सारे लूप इस तरफ मूव कर रहे हैं। पहले हमारे पास एक स्क्वायर लूप है इस तरीके से, फिर हमारे पास क्या है, अच्छा पहले रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर, फिर है हमारे पास एक स्क्वायर, फिर है हमारे पास सर्कुलर और फिर है हमारे पास एक इलिप्टिकल लूप। सभी की वेलोसिटी है इस तरफ v, इसकी वेलोसिटी इस तरफ v, इसकी वेलोसिटी इस तरफ v, इसकी वेलोसिटी इस तरफ v। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन। तो अगर x और y इधर है तो z हमारा इस तरफ होता है, नेगेटिव z की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनटू द प्लेन है सभी जगह इस तरीके से। ये हमारा इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म है सभी जगह। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखो क्या होगा ना, यहाँ पर मान लो इस लूप को मैं इस तरफ लेता जाऊँ तो एक समय आएगा जब यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन की कुछ बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्रॉस करके वो बाहर आने लगेगा। बाउंड्री को क्रॉस करके वो बाहर आएगा तो इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, देखो फ्लक्स की वैल्यू होती है, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। हमें जो ईएमएफ पता करना होता है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है डी पाई बाई डी टी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है बी इंटू डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी में ये एरिया कौन सा वाला है, ये एरिया वो एरिया है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब देखो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस एरिया में होगा और मैं यहाँ से इस रेक्टेंगुलर लूप को बाहर निकालता, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है उसकी वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट होती। वो वैल्यू क्या हो जाती, दिस लेंथ इनटू वेलोसिटी v। हर सेकंड वेलोसिटी इनटू ये वाली लेंथ, इतना एरिया हमारे पास बाहर आ जाता, तो ये रेट एक्चुअली इसके लिए कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू यूनिफॉर्म रहने वाली है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट ईएमएफ। यहाँ पर भी सेम चीज होगी। अब ये रेक्टेंगल था, ये स्क्वायर था, बेसिकली ये जो लेंथ है, ये जो थिकनेस है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है, वो अगर यूनिफॉर्म है तो हमेशा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यूनिफॉर्म रहेगी और हमारे पास ईएमएफ यूनिफॉर्म आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास कांस्टेंट ईएमएफ आएगा। लेकिन इस सर्किल के लिए देखो, सर्किल के लिए अब मैं सर्किल को तो मूव नहीं कर सकता। मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड को इधर मूव करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले इतने में था, तो हमारे पास पूरा का पूरा एरिया सर्किल, पूरे या पूरे सर्किल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। फिर थोड़ी देर बाद सर्किल बाहर निकल चुका होगा मैग्नेटिक फील्ड से इतना, इस वक्त इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा वो ये वाली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होगा। फिर थोड़ी देर बाद ये और बाहर आ जाएगा, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये वाली लेंथ इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमारे पास जो लेंथ है, जो एरिया छोड़ के जा रही है, वो लेंथ कभी कम होती है कभी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर हमारा डी ए बाई डी टी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी डी ए बाई डी टी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। इसीलिए इन दोनों में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म, नॉन कांस्टेंट, वेरिएबल
EMF आने वाला है। द सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप्स, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इंड्यूस्ड EMF ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द लूप आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर, इसका आंसर आया था हमारा द सर्कुलर एंड द इलिप्टिकल लूप्स। ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक सवाल है मेरा आप सभी से कि ये जो गड़बड़ आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इस रेक्टेंगुलर लूप को इस तरीके से बाहर निकाला कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर या उसके पैरेलल हमारी ये इसकी एजेस आ जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से टेढ़ा होता और फिर भी हम इसको इस तरीके से बाहर निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है, राइट, तब इस केस में भी हमें कांस्टेंट EMF नहीं मिलता, वहाँ पे भी EMF की वैल्यू बदलती। सेम चीज़ हमारे पास स्क्वायर में भी होती। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी है, इसमें हमें बताया नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया है उसकी जो बाउंड्री है वो हमें बताई नहीं है, राइट। तो इसका आंसर सी भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली हम मार्क करेंगे ए। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कुछ ऐसी रही होगी। सिमेट्री का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ऐसे निकाल देंगे। टेढ़ा मेढ़ा इसको नहीं करना है, ऐसा नहीं अज्यूम करना है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का था, ठीक। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल तो ये है। अगला सवाल हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? देखो, हमारे पास कभी भी फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है। अब फ्लक्स चेंज क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास मान लो कोई एरिया है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसके कारण कुछ फ्लक्स है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होता है, उसके कारण EMF इंड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास मान लो कोई कॉइल है, अब वो कॉइल खुद उसमें कुछ करंट है तो उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है और उसका खुद का कुछ एरिया है तो फ्लक्स भी हो जाएगा। तो खुद के करंट के कारण ही खुद का कुछ फ्लक्स है। बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा। और यहीं से आ जाता है हमारे पास कुछ इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। हम इस तरीके से बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी कॉइल के लिए टोटल फ्लक्स लिंक, उस कॉइल का टोटल फ्लक्स लिंक उसी के करंट के कारण जो होता है, उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो होती है L, जो होती है उसका सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी यूनिट्स होती है हेनरी, और उसके यहाँ पर डायमेंशंस है हमारे। हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है, हमारा इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट से हमें टोटल फ्लक्स मिल जाता है। ये टोटल फ्लक्स है उस कॉइल के लिए। कई बार हमें ऐसा भी बोला जाएगा कि फ्लक्स ड्यू टू वन लूप इज इतना, उसमें n नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो हमारे पास अब टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू पाई ड्यू टू वन कॉइल, वन लूप। अब इसकी वैल्यू अगेन L इंटू आई, हमें वैल्यू यही याद रखनी है। फॉर्मूला हो जाएगा इंडक्टेंस इंटू करंट, से हमें टोटल फ्लक्स मिलता है, जिसको हम टोटल लिंक्ड फ्लक्स भी बोलते हैं। हमारे पास जो EMF होता है वो होता है -d∅/dt। फाई की वैल्यू आप यहाँ से रखो। अब किसी भी कॉइल के लिए जो L की वैल्यू होती है वो उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, तो ये L एक कांस्टेंट हो जाता है। इस L को आप लाओगे तो वो L यहाँ पर एक्चुअली बाहर आ जाएगा और हमारे पास एप्सिलॉन यानी कि इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू हो जाती है -L/di/dt। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इसको भी याद रखो। अगर हमारे पास जो कॉइल होती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टर, उसके अंदर कुछ उसकी इंडक्टेंस होगी यानी कि L होगा, उसके अंदर फिर कुछ करंट भी हो सकता है, तो एनर्जी स्टोर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। वो एनर्जी जो स्टोर होती है उसका मैग्नीट्यूड भी हो जाता है U = ½ L/I², ½ mv², जैसे ही फॉर्मूला है, ½ cv² जैसे ही फॉर्मूला है, याद कर लो इसको भी। अब एक सोलेनॉइड की बात करते हैं। सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हमसे पूछा जा सकता है, सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है। तो सोलेनॉइड के लिए उसकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी उसकी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय एक टर्न में कितना फ्लक्स है डिवाइडेड बाय उसका करंट। यहाँ पे देखो L की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फाई डिवाइडेड बाय आई, यह आ जाता है हमारा L। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। किसी भी सोलेनॉइड के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक कॉइल के एक लूप के लिए उसकी वैल्यू हो जाती है μ0 Ni, ये तो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ये हो जाता है हमारा एक लूप के कारण जो भी फ्लक्स आता है, डिवाइडेड बाय आई, यहाँ पर एज इट इज है।
अब यहाँ पे आप एरिया की वैल्यू भी रख सकते हो, एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। तो इससे हमें दो फॉर्मूले मिलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। यहाँ पे ए की वैल्यू रख दोगे पाई स्क्वायर आर, तो यह जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो इंडक्टेंस है वो इस एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस पर डायरेक्टली बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस के सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। बहुत ही आसान सवाल। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल लिंक उसकी वैल्यू हो जाती है L टाइम्स I। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है, L की वैल्यू है 5 हेनरी, करंट की वैल्यू है 2.5 और हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पर 12.5 वेबर। बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन। तो इंडक्टर कहाँ स्टोर करता है एनर्जी? इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कॉइल, इट्स मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, इसका आंसर है सी। एक इंडक्टर अपनी एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और हमारा जो पत्थर हम फेंकते हैं वो उसके हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ स्टोर करता है, वो कहीं कर लेता है। ये सब चीज़ें मत पूछो मुझसे। नेक्स्ट सवाल, 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज। बहुत ही आसान सवाल। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो जाती है हाफ एल आई स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं। हाफ एल की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 10⁻³ 100 मिली हेनरी है, उसको पहले हेनरी में लेके आओ, मल्टीप्लाइड बाय करंट का स्क्वायर यानी कि ये, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.05 यूनिट जूल। सी इज द करेक्ट आंसर। The current I in a coil varies with time as shown in the figure। हमारे पास यहाँ पर एक कुछ फिगर है, इसमें हमारे पास समय के साथ करंट पहले बढ़ता है, ये कांस्टेंट रहता है, फिर कम हो जाता है। The variation of induced EMF with time will be। देखो हमारे पास जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू L टाइम्स I। हमारी ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो एप्सिलॉन इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आती है -L di/dt। अब L की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, लेकिन हम साइन का यूज कर सकते हैं, साइन देख के बता सकते हैं। देखो di/dt ये क्या है? स्लोप ऑफ IT ग्राफ। यहाँ पर ये I है, यहाँ पर T है। यहाँ पर di/dt पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। हेनरी में हमारी जो इंडक्टेंस होती है वो पॉजिटिव ही होती है, लगा हुआ है माइनस, तो ईएमएफ पहले में नेगेटिव होगा, इस दौरान ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस रीजन में हमारे पास di/dt की वैल्यू पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म है, तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ही मैं एक ईएमएफ वाला ग्राफ बनाता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे दिखता है इसमें नेगेटिव है वैल्यू और यूनिफॉर्म है, तो एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन यहीं से आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हम देख लेते हैं बाकी, यहाँ से यहाँ तक t/2 4 से t/2 तक, यानी इस रीजन में हमारे पास di/dt की वैल्यू एक्चुअली 0 है। यहाँ पे देखो इसका स्लोप 0 है, तो ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर t/2 से 3t/4 तक हमारे पास di/dt नेगेटिव है, इसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव होगी, -5 होगी, -10 होगी, नेगेटिव यूनिफॉर्म वैल्यू है। यहाँ पर माइनस समथिंग और ये भी माइनस है, दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव ईएमएफ आता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास ईएमएफ का ये वाला ग्राफ हो गया। इसमें और एक चीज़ देखो, इसमें हमें क्या दिखता है? जब जब हमारा करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता कैसे? तो हमने वोल्टेज बढ़ा होगा तो करंट बढ़ रहा होगा। जब हम करंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं किसी इंडक्टर में, तो नेगेटिव ईएमएफ आ जाता है, यानी कि वो उसको कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब करंट कम हो रहा है उस वक्त ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी इंडक्टर का काम है कि वो अपने अंदर करंट को बदलने नहीं देना चाहता है, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट इसका क्या होता था? हमारे पास एक फ्लाई व्हील होता था, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो घूमता ही रहता था, वो अचानक से ना घूमना शुरू होता है ना अचानक से वो रुकता है। इसी तरीके से इंडक्टर्स में भी अचानक से ना करंट की वैल्यू आप बढ़ा सकते हो सडनली, ना उसकी वैल्यू
अचानक से कम कर सकते हो? इस पे भी बेस्ड एक बहुत अच्छा सवाल है जो हम आने वाले समय में देखने वाले हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिलीजूल। When the current in the inductor is 60 मिली एम्पियर, द इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर्मूला है U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू ली है 25 इंटू 10⁻³ जूल इज इक्वल टू हाफ। एल की वैल्यू हमें पता करनी है। करंट की वैल्यू कितनी है? 60 मिली एम्पियर। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाता है? 3600 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि ये भी मिली एम्पियर था। उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 10⁻⁻6 हो जाएगा। यहाँ से सीधे हमारे पास आंसर आता है 2, दूसरी तरफ जाकर के हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आर इंडक्टेंस। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 500। एल की वैल्यू आ जाती है 500 डिवाइडेड बाई 36। सॉल्व करने की वैल्यू जरूरत नहीं है। देखो 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? 360। तो 10 से बड़ी वैल्यू आने वाली है ना? यहाँ पर 10 से बड़ी वैल्यू आएगी। 10 से बड़ी वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये तो नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुछ सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 13.89 हेनरी। नेक्स्ट, a long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10⁻³ Weber. The self inductance of the solenoid is। कैसे सॉल्व करोगे? देखो बहुत ही आसान है सवाल। यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट तो यहीं पे टेस्ट हो जाते हैं आपके। हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होता है फाई टोटल, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस इनटू करंट आई। अब टोटल फ्लक्स क्या होता है? एक कॉइल में जो भी एक लूप में, एक टर्न में जितना भी फ्लक्स है, मल्टीप्लाई कर दो आप उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n इंटू हमारा फाई ऑफ वन टर्न इज इक्वल टू L इंटू आई। एन की वैल्यू कितनी है? 1000 मल्टीप्लाइड बाई एक के कारण कितना हमारे पास? देखो ईच टर्न से लिंक जो हमारे पास फ्लक्स है उसकी वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू L इंटू आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 4 एम्पियर। यहाँ पर 1000 और ये कट गया, 4 से ये कट गया, L की वैल्यू आ जाती है 1 हेनरी। अब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर इनको अच्छे ऑप्शंस बनाने चाहिए थे। पहला अच्छा ऑप्शन तो ये बना देते, कोई यहाँ पर 10⁻³ या 3 लगाना भूल जाए तो इनको एक आंसर 0.001 हेनरी और एक आंसर 1000 हेनरी भी देना चाहिए था, इन्हें दिया ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कौन बनाता है? लेकिन ऐसे ये ऑप्शंस छोड़ो यार, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a long solenoid has 500 turns. When a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is इतना। वैल्यूज भी ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास फाई टोटल इज इक्वल टू एल आई विच इज इक्वल टू एन इंटू फाई ऑफ वन इज इक्वल टू एल आई। एन की वैल्यू है इस बार 500 टर्न्स है। फ्लक्स लिंक्ड की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ एल की वैल्यू हमें पता करनी है। करंट की वैल्यू है 2, यहाँ से कट गया 2, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है 1000 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 1 हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन एक तो इनको ऑप्शन देना चाहिए था ना, 1000 या 0.001 भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी, करंट चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन आई इज इक्वल टू t²e⁻⁻t। ओहो क्या फंक्शन है। एट व्हाट टाइम ईएमएफ इज 0। बहुत अच्छा सवाल है। इसको सॉल्व कैसे करना है? एप्सिलॉन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू होती है -L di/dt। वीडियो को पॉज करो, वैल्यूज रखो, सॉल्व करने की कोशिश करो कि किस वक्त हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू 0 आती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमें पूछा है किस वक्त ईएमएफ की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू हमें 0 कर देनी। तो इफेक्टिवली हमसे पूछा है कि di/dt की वैल्यू कब 0 है। तो करंट की वैल्यू हमें दी हुई है। करंट की वैल्यू को पहले तो डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो डिफ्रेंशिएट करो t² e⁻t/dt।
इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है टी स्क्वायर, दूसरा है ई रेज़ टू पावर माइनस टी। तो पहले एक को करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, पहले को कांस्टेंट मानेंगे। पहले हम टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वो आ जाता है 2t, और दूसरा वाला ऐसे ही चिपका रहेगा ई रेज़ टू पावर माइनस टी, प्लस दूसरे वाले के लिए हम टी स्क्वायर को एज इट इज रहने रहेंगे और ई रेज़ टू पावर माइनस टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाता है, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी। ठीक है, ई की पावर जो भी होती है वो ऊपर वाले को फिर डिफ्रेंशिएट करके हम लगा देते हैं। इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। तो यहाँ पर देखो ये t से एक t कट गया, ई रेज़ टू पावर माइनस टी से ई रेज़ टू पावर माइनस टी कट गया, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 2 इज इक्वल टू टी। बहुत ही सिंपल, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छी कैलकुलेशंस भी रही, देख करके लगा था मुश्किल होंगी लेकिन उतनी मुश्किल है नहीं। बहुत ही सिंपल अच्छे सवाल की कैटेगरी में इसको आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरिंग करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 5.5 सेकेंड if the average EMF induced in the coil is 220 volt, the self inductance of the coil is। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बातें करेंगे और ऑन एन एवरेज टाइम की बात की गई है, हमसे एवरेज वैल्यूज हैं सारी। तो हम लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू रही होगी एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। वैल्यूज रख दो। ईएमएफ कितना आया है 220 वोल्ट इज इक्वल टू इंडक्टेंस कितनी है वो हमसे पूछी है, सेल्फ इंडक्टेंस। डेल्टा आई करंट में कितना चेंज हुआ है, 10 एम्पियर से 0 हो गया, तो डेल्टा आई की वैल्यू है 10 एम्पियर। समय कितना लगा है 0.5 यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे आ जाता है, और यहाँ पर L की वैल्यू आ जाती है L इज इक्वल टू 22 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 11 हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, और ऐसे सवाल रिपीट होते हैं नीट में। देखिए, what is the self inductance of a coil which produces 5 volt when the current changes from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond? Epsilon is equal to minus L di by dt। हमारे काम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्ट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं। वोल्ट 5 वोल्ट हमारा जनरेट हुआ है, 5 इज इक्वल टू L। चेंज इन करंट कितना है 3 से 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि उसकी वैल्यू 1 आने वाली है। डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 मिली सेकेंड, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हमारे इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है 5 मिली हेनरी। 5 मिली हेनरी, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं। The current in self-inductance L is equal to 40 milliamp Henry is to be increased uniformly from 1 ampere to 11 ampere in 4 millisecond. The EMF induced in the inductor during the process is, again बहुत ही आसान सा सवाल है। Induced EMF is equal to minus LDI upon dt। हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, माइनस को हटा सकते हैं। इंडक्टेंस कितनी है 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। चेंज इन आई डी आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4 मिली सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। माइनस 3 से माइनस 3 गया, 4 से ये 4 गया, और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 100 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। If n is the number of turns in a coil, the value of self inductance varies as। पहली बात तो ये किसकी बात हो रही है, सोलेनॉइड की बात हो रही होगी हमारे पास जो इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। यहाँ पर ए की जगह आप पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हो। यहाँ पर हम जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, या फिर आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी कर दोगे, तो यहाँ पर हमें एन स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं एल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन का स्क्वायर, अगर लेंथ यूनिफॉर्म है तो हमारे पास ऑप्शन जाएगा सी।
बहुत ही आसान सवाल था और इतना आसान सवाल रिपीट भी होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड इज डबल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल सोलेनॉइड विल, वो 4 टाइम्स हो जाएगी। देखो हमें पता है L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, अगर n की वैल्यू आप डबल कर दोगे तो L की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकम्स 4 टाइम्स। D इज द करेक्ट आंसर। और अब आ गया हमारा सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, जिसका जवाब पूरे इंटरनेट पे मुझे कहीं नहीं मिला, कहाँ पे लोग क्या क्या पढ़ा दे रहे, क्या क्या चल रहा है, नहीं समझ में आया। इन द सर्किट ऑफ फिगर द बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट इफ कॉन्टैक्ट इज मेड और ब्रोकन, कॉन्टैक्ट इज मेड, कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, वोंट बिकम ब्राइट एट ऑल। तो उसमें चल क्या रहा है, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। पहली बात तो जिस वक्त कॉन्टैक्ट ब्रोकन है, यानी कि हमने स्विच को ऑन ही नहीं किया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या ऐसे करंट फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता। करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अच्छा, पहले 1 सेकंड के लिए इस इंडक्टर को भूल जाओ, मान लो मैंने यहाँ पर से इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया है, अब इसमें से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, यानी हमारे पास इंडक्टर सर्किट में है ही नहीं। तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पर ऐसे तुरंत करंट फ्लो होगा, यहाँ पे बल्ब अचानक से जलता है। वैसे तो बल्ब जिंदगी में कभी अचानक से नहीं जलता है, बल्ब हमेशा थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता है, फिर धीरे धीरे गर्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे ब्राइटनेस उसकी बढ़ती है। अचानक से कभी बल्ब जलता ही नहीं है, अचानक से तो एलईडीज जलती हैं, ठीक है, फ्लैश चलता है अचानक से, बल्ब हमेशा धीरे से ही जलता है, ठीक है। कभी रूम टेम्परेचर से अचानक से थोड़ी उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और जलने लग जाएगा। पहली बात तो ये सवाल ही गलत हो गया वहाँ पर कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं बल्ब के साथ हो गया। तो जैसे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर अचानक से करंट आ जाता है, जिस इंस्टेंट पे ये इधर हुआ है टच, उसी इंस्टेंट पे पूरे सर्किट में करंट आ जाता है आई। लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पर इंडक्टर है सीरीज में, इंडक्टर का काम क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर सीरीज सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो इस सर्किट में कुछ पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप मान लो B, उसके कारण यहाँ पर अचानक से करंट आने की कोशिश करेगा। अब अचानक से करंट आएगा तो इंडक्टर में अचानक से फ्लक्स बढ़ने लगेगा, अचानक से फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो इंडक्टर बोलेगा रुको, हम अचानक से फ्लक्स चेंज नहीं होने देंगे, हम अपनी तरफ से उल्टा ईएमएफ लगा देंगे जिसकी वैल्यू भी हो जाएगी लगभग B के ही बराबर। तो अचानक से तुरंत वहां पर करंट नहीं आएगा। इंडक्टर का काम ही होता है कि वो इंस्टेंटली करंट को चेंज नहीं होने देता है, धीरे धीरे ही करंट की वैल्यू चेंज होगी। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो मान लो हमारे पास इस तरीके से कुछ समय का ग्राफ है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर करंट है, इस तरीके से। अगर हमारे पास इंडक्टर नहीं होता तो ये करंट की वैल्यू 0 है जब तक हमने इसको कांटेक्ट नहीं किया था। तो जैसे ही हम इसको टच कर देंगे तो अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, अचानक से कुछ करंट की वैल्यू होती है, फिर हम थोड़ी देर में इसको फिर से खोल देते हैं, फिर अचानक से करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। ये विदाउट इंडक्टर है, ब्लैक इज विदाउट इंडक्टर, विदाउट एल। अब हम बनाते हैं विद एल। अगर हमारे पास इस तरीके से 0 पे था इनिशियली, ठीक है, यहां तक हमने इसको टच नहीं किया था, सर्किट कंप्लीट नहीं किया था, तो जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करते हैं, करंट तो यहाँ पे होना चाहता है लेकिन इतनी जल्दी करंट वो चेंज होने ही नहीं देगा इंडक्टर। इंडक्टर के कारण इस तरीके से करंट चेंज होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रांजिएंट हमारे पास ऐसे कुछ ग्राफ आता है। आपको पता होगा हमारे पास इंडक्टर्स में इस तरीके का ग्राफ आता है, ये हमारी स्टेडी स्टेट वाली वैल्यू को जाकर को एसिम्पटोट हो जाता है। फिर अचानक से हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट को तोड़ दिया है, तो अचानक से अब करंट 0 होना चाहेगा, लेकिन इंडक्टर अचानक से करंट 0 भी नहीं होने देता है, नहीं होने देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास इस तरीके से ऐसे करंट आएगा। तो करंट कभी अचानक से चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए अचानक से कभी भी हमारे पास बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो सकता था कि वोंट बिकम सडनली ब्राइट एट ऑल, यहाँ पर सडनली वाला फैक्टर मिसिंग है, यहाँ पे वोंट बिकम ब्राइट एट ऑल। अच्छा, बल्ब जलता तो है ही, थोड़ी देर लगा के रखो इसको, बल्ब जलेगा, क्यों नहीं जलेगा। सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, ओके। तो ये सवाल बनाने वाले ने ऐसा बनाया क्यों? एक्चुअली आप इसके बारे में देखोगे तो क्या होता है कि जिस वक्त हम ये कॉन्टैक्ट जोड़ते हैं तो अचानक से करंट नहीं आ सकता, राइट, अचानक से करंट नहीं आ सकता, तो यहाँ पर एक छोटी सी स्पार्क नहीं जलती है, ठीक है, यहाँ पे स्पार्क होती है। उस स्पार्क को डिस्कस करते हैं। जिस वक्त हम कॉन्टैक्ट बनाते हैं उस वक्त यहाँ पर स्पार्क नहीं होती है अगर इंडक्टर लगा है तो,
बिना इंडक्टर के आप इसको कांटेक्ट करोगे तो एक छोटी सी स्पार्क देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इंडक्टर लगाए तो वो छोटी सी स्पार्क भी देखने को नहीं मिलती। अचानक से करंट इंडक्टर आने ही नहीं देता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम कर जाता है। फिर हमारे पास मान लो यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्टेड था, यहाँ पर कुछ करंट इस तरीके से आ गया लूप में, और उसके बाद हमने इसको अचानक से डिस्कनेक्ट कर दिया। अचानक से डिस्कनेक्ट करोगे तो ये इंडक्टर बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं करंट नहीं चेंज होने दूंगा। तो इसमें करंट अभी भी है आई। अब करंट इसमें है आई, और यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको तोड़ देते तो बेसिकली हमने यहाँ पर आप ये मान लो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया ना। हवा में से करंट तो जा नहीं सकता, इफेक्टिवली उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है या बहुत ही लार्ज वैल्यू है। अगर यहाँ पे बहुत ही लार्ज रेजिस्टेंस है लेकिन करंट भी है, करंट तो हटा नहीं है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। वो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो एयर के ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी खासी स्पार्क देखने को मिलती है। तो ये सवाल एक्चुअली होना चाहिए कि यहाँ पर जो स्पार्क होगी वो किस वक्त देखने को मिलती है। जिस वक्त कॉन्टैक्ट बनाया या ब्रेक किया जाता है उस वक्त, दोनों समय में नहीं देखने को मिलती है। वो सिर्फ तब देखने को मिलती है जिस वक्त कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन। व्हेन कॉन्टैक्ट इज मेड, यहाँ पर कोई स्पार्क देखने को नहीं मिलती। व्हेन कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, यस, तब हमको स्पार्क देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर बल्ब में नहीं। क्वेश्चन बनाने वाले ने यहाँ पे थोड़ा सा झोल कर दिया है, और वोंट बिकम ब्राइट एट ऑल, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता था, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे इनमें से कुछ भी सही नहीं है। अब और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इसका आंसर तो सी ही है, तो वो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि एनर्जी कंसिडरेशन देखते हैं। अगर हमारे यहाँ पर इसके अंदर सर्किट जब ट्रांजिएंट स्टेट में, सॉरी स्टेडी स्टेट में आ चुका था, यहाँ पर कुछ करंट है आई, इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी? हाफ एल आई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट तोड़ता हूँ तो इसके अंदर, सर्किट के अंदर करंट बढ़ नहीं सकता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों आएगी भाई? अगर मैं सर्किट खोल रहा हूँ तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी थोड़ी ना आ जाएगी, इसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म ही होगी। तो इसके अंदर कभी भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आ सकती, यानी इसके अंदर हाफ एल आई स्क्वायर से बढ़ेगी नहीं इसकी एनर्जी। तो यानी एल तो कांस्टेंट था, यानी आई की वैल्यू बढ़ नहीं सकती। तो इफेक्टिवली इसके अंदर जो भी करंट है वो बढ़ नहीं सकता। तो बल्ब जो भी स्टेडी स्टेट में जल रहा था उतना ही जलता रहता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसे इसका बल्ब का ग्लोब, आप ग्लोब भी ऐसे ही होता होगा कुछ, इसका स्क्वायर का तो आई स्क्वायर आर टाइप का। तो अचानक से तो कुछ नहीं होता, तो बस हमारा सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। आदित्य सिंह ने बोला है कि जैसे ही कॉन्टैक्ट को छोड़ते हैं यहाँ पर अचानक से ईएमएफ जनरेट हो जाता है। भाई ईएमएफ बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, बिल्कुल होगा, बहुत ज़्यादा ईएमएफ होगा, लेकिन यहाँ पर सर्किट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी है। तो जब आप वो लगाओगे ना V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है लेकिन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे आई की वैल्यू आप पता नहीं कर सकते। आई की वैल्यू अभी भी उतनी रहेगी जो स्टेडी स्टेट पे जितना करंट था उससे कम ही हो सकता है, वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बल्ब सडनली ब्राइट नहीं होगा। यहाँ पर स्पार्क आता है, इसका मैं वीडियो भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे देख लो। यहाँ पर आप देखिए जिस वक्त हम इसको कॉन्टैक्ट को टच करते हैं उस वक्त स्पार्क नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम कॉन्टैक्ट को छोड़ते हैं तो हमें स्पार्क देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी तक हमारे पास एक कॉइल के कारण इंडक्टेंस हो रही थी, लेकिन अब हमारे पास दो कॉइल्स हैं, उनकी आपस में कुछ इंडक्टेंस होगी, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है। देखो मान लो हमारे पास एक कॉइल थी इस तरीके से, अभी दूसरी कॉइल को भूल जाओ। उस कॉइल में अगर करंट आता है किसी भी कारण से तो उसमें कुछ फ्लक्स आ जाएगा, और हम लिखते थे phi1, यानी कि कॉइल नंबर 1 में जितना फ्लक्स है इज इक्वल टू L1 इंटू I1। इसका जो करंट है उसी के कारण इसमें फ्लक्स आ रहा था, तो उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस L1 बोलते हैं। ये हमारे पास रिलेशन होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। इसी तरीके से मान लो हमारे पास दूसरी कॉइल है और दूसरी कॉइल में करंट है I2, उसमें जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा उसकी वैल्यू है phi2, तो यहाँ पर हम बोलते हैं phi2 इज इक्वल टू L2I2। ये भी सेल्फ इंडक्टेंस है इस दूसरी कॉइल की। म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर अगर मान लो इसमें करंट है I1, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनती हैं, तो वो कुछ ना कुछ इसमें से भी जाएंगी, इसमें फ्लक्स आ जाएगा। पहली कॉइल के करंट के कारण दूसरी में फ्लक्स आ गया, तो वो हो जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? phi2 मतलब इसमें जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है इज अ फंक्शन ऑफ इस वाली का करंट I1, तो phi2 इज इक्वल टू
m टाइम्स I1, यहाँ पर m म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाती है और यहाँ पे सिमेट्री कुछ ऐसी बनती है कि phi1 अगर इसमें मैं फ्लक्स कैलकुलेट करने जाऊँ, phi1 की वैल्यू हो जाती है m इंटू I2, यहाँ पर I2 इस वाली का करंट है, दोनों में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू सेम होती है। और अगर हमारे पास दो कॉइल हैं, दोनों की हमें सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 दे रखी है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, 100% लिंकेज होगा, यानी कि m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 L2, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, याद कर लो। अगर हमसे बोला जाएगा 50% लिंक है तो इसको आप डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगी। इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक तरीके का सवाल हो सकता है, मान लो हमारे पास एक बड़ी सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक छोटी सोलेनॉइड रख दी गई है, तो वहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है उसका फॉर्मूला ये है, m इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई, ऊपर आ जाता है R2 का स्क्वायर, R2 क्या है, छोटी वाली का स्क्वायर, और नीचे आ जाता है 2R1, R1 क्या है, बड़ी वाली का रेडियस, और ये रेडियस है। तो इस तरीके से हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other। देखो हमारे पास complete linkage हो गया, ओके। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज कॉइल्स इज, हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 L2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 4 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही सिंपल सवाल म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसी के साथ अगले सवाल पे आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के। टू कॉइल्स हैव a mutual inductance of 0.005 Henry। The current changes in the first coil according to equation I is equal to I naught sin omega t, where I naught is equal to 10 ampere and omega is equal to इतना। The maximum value of EMF in the second coil is, देखो हमारे पास यहाँ पर है कॉइल नंबर 1 और हमारे पास है यहाँ पर कॉइल नंबर 2। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन कॉइल नंबर 2। EMF इन 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस d∅2 अपॉन dt। भाई इसका जितनी रेट से फ्लक्स चेंज होगा माइनस d∅2 बाई dt, ये हमारा लेंजेस लॉ है, ओके। अब हमें पता है phi2 की वैल्यू क्या है, देखो phi2 इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें जो करंट होगा I1 इज प्रोपोर्शनल टू I1, और यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम लिख सकते हैं phi2 इज इक्वल टू m I1। क्या हमें I1 की वैल्यू पता है, जी हाँ, I1 यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, I1 वैल्यू इस तरीके से वेरी करती है I नॉट साइन ओमेगा टी से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m I नॉट साइन ओमेगा टी। इस phi2 की वैल्यू को आप रख दीजिए यहाँ पर, तो एप्सिलॉन 2 यानी कि EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू माइनस m I नॉट साइन का क्या हो जाएगा, अच्छा ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब हमसे पूछा गया है सवाल में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन द सेकेंड कॉइल, तो मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन 2 मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी m I नॉट ओमेगा, क्योंकि कॉस ओमेगा 2 की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है +1, और यहाँ पे -1 लोगे तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाने वाली है m I नॉट ओमेगा। वैल्यूज रखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.005, I नॉट की वैल्यू कितनी है 10, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, ओके। तो यहाँ से 10 इंटू 100, ये तो हमारे पास आंसर आता है 5 पाई, विच इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। बहुत लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ ही नहीं आता, इसलिए उनको म्यूचुअल इंडक्टेंस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक का, जो है AC जनरेटर। AC जनरेटर किस तरीके से काम करता है, हमारे पास यहाँ पर एक नॉर्थ और साउथ इस तरीके से हम मान लेते हैं परमानेंट मैग्नेट है, जिसके कारण हमारे पास इस तरीके से कुछ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम उसका भी मान लेते हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक ही दिशा में है। तो ये हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल का हमारे पास
फ्लक्स कितना हो जाता है, फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है बी डॉट ए। अब बी को हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं, एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन ये इस तरीके से घूमती रहती है, तो इसके बीच में जो भी एंगल होगा ना वो ओमेगा टी के हिसाब से घूमता रहता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ पर हो जाते हैं कॉस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एन ए बी कॉस ओमेगा टी। एन यानी कि अगर यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें, तो एन ए बी कॉस ओमेगा टी हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इसी को आप माइनस डी फाई बाई डी टी करके डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाता है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो यहाँ पर एन को भी आप लिख दो, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला रहता है एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमसे कोई पूछे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डबल करनी है तो क्या करोगे आप, या तो ओमेगा डबल कर दोगे, या बी की वैल्यू डबल कर दोगे, या एरिया डबल कर दोगे, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दोगे, कुछ भी डबल कर दो तो ईएमएफ डबल हो जाएगा। एक तरह का सवाल और पूछा जा सकता है कि हमारा ईएमएफ और फ्लक्स क्या वो उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है। कॉस और साइन के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, तो हमारे पास 5/2 का फेज डिफरेंस है। बस इतनी सी चीज़ें हमें एसी जनरेटर में याद रखने की ज़रूरत है। इसके बेस सवाल देखते हैं। द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टाइम फॉर 4 टाइप्स ऑफ जनरेटर आर शोन इन द फिगर, विच अमॉन्ग्स देम कैन बी कॉल्ड एसी। या एक्चुअली एसी का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर हमें 4 तरीके के ईएमएफ दिए गए हैं, बताना है कौन सा एसी है। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो साइनोसॉइडल हो ऐसा हम देखते हैं अक्सर, लेकिन सिर्फ यही हमारा ऑल्टरनेटिंग नहीं है, ये भी ऑल्टरनेटिंग है। देखो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, ये भी ऑल्टरनेटिंग है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। हालांकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग तो है। इसी तरीके से ये भी ऑल्टरनेटिंग है, तो हमारे पास सारे के सारे ऑल्टरनेटिंग आ जाते हैं, ए बी सी डी। ये सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल आज की चैप्टर का, अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, चलो यार मैं ग्राफ से बनाता हूँ। ये है हमारे पास टाइम t, और हमारे पास इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है हमारे पास जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाते हैं इस तरीके से। तो ये एसी जनरेटर का भी हमारा ग्राफ ऐसा ही होता है। तो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमारे पास इस तरीके से वोल्टेज जनरेट होता है। पहले पॉजिटिव में बढ़ता है, फिर नेगेटिव में बढ़ता है। अब यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ डायरेक्शन कितनी बार हुआ है। देखो एक बार यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ है, फिर दूसरी बार यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ है, फिर तीसरी बार यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो 3 टाइम्स पर रेवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली 2 टाइम्स पर रेवोल्यूशन ही हो रहा है, क्योंकि ये वाला तो अगले वाले रेवोल्यूशन का पार्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 1 और 2, यही 2 हो रहे होंगे, ठीक है। इस कंप्लीट लूप में हम इन 2 को ही काउंट करेंगे, यहाँ वाला तो आगे वाले लूप के लिए काउंट हो जाएगा। तो हमारे पास ट्वाइस पर रेवोल्यूशन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक के कंप्लीट कर लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करो, मेरे साथ लाइव पढ़ो। प्लस कोर्सेज मेरे आने वाले हैं, चल रहे होंगे यार। कहाँ पता चलेगा आपको मेरे प्लस कोर्सेज चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको आ जाना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। फ्री प्लान अपना अनलॉक करो यूजिंग माई कोड विक्रांत, और आ जाओ लाइव पढ़ेंगे। कहाँ पर, bit.ly/physics endgame। आपको पता चल जाएगा मेरे कौन कौन से लाइव क्लासेस चल रहे हैं, और इस सेशन के सारी PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से आ जाओ bit.ly/physics endgame अपने ब्राउजर में टाइप करो। मिलते हैं जल्दी ही।